प्यारे साथियों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एंड 12th क्लास का जो चैप्टर है, 11th और 12th क्लास का सिलेबस का चैप्टर है। वो है भैया फंक्शन। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन सर। अब इससे पहले हमने सेट्स पढ़ लिया था, फिर हमने रिलेशन पढ़ा, और रिलेशन को हमने जो 12th और 11th में आता है वो कंबाइन पढ़ लिया है। उसी के साथ हमने आपका चैप्टर शुरू करा है फलन, यानी कि फंक्शन। ये फंक्शन भी हम जो 11th और जो 12th चैप्टर 12th की बुक में या फिर 12th के सिलेबस में जो है वो सारा एक साथ ही कवर कर लेंगे सर। तो जो 11th वाला बच्चा देख रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी वीडियो, और जो 12th वाला बच्चा देख रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। अब देखिए, छोटी सी एक चीज़ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने सेट पढ़ा। सेट क्या था? सेट को आपने बताया कि सर जैसे है कि सेट तो नॉर्मली सर जैसे हम घर में कप ऑफ सेट्स देखते हैं उस तरीके की चीज़ें हैं, बस वेल डिफाइन होनी चाहिए वो चीज़ें, है ना। फिर हमने आगे जाके बात करी कि रिलेशन क्या है, कि सर रिलेशन एक प्रकार से जैसे माँ का पिता से संबंध, रिलेशन इस प्रकार से मेरा मेरी मम्मी से रिलेशन, पापा से रिलेशन, इस प्रकार से हमने रिलेशन की बात करी थी। अब उस रिलेशन को चलाने के लिए हमें जिस चीज़ की, जिस डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, भाई आप भी समझते हो कि कोई भी रिलेशन ऐसे तो चल नहीं सकता, उसमें एक डिसिप्लिन चाहिए होगा आपको, तो वो डिसिप्लिन का काम यहाँ पर फंक्शन करता है सर। अब किस प्रकार से, अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे हम कि भाई मान लीजिए हमारे पास रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन थे। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका A B C है और ये 1 2 3 है। एक हमारे पास ये एक सेट A से B में रिलेशन, ठीक है। दूसरा कोई और ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास मान लो ये था कुछ इस प्रकार से कि भाई E F का रिलेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 और 3 के साथ में है। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे सर, ठीक है। चलिए इतना ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ कि भाई इस प्रकार से कि यहाँ से A से चीज़ें इसमें गई हैं, ठीक है। ये रिलेशन इससे रिलेट कर रहा है, और ये A इस B से रिलेट कर रहा है, ये A इस C से 3 से रिलेट कर रहा है, 1 2 3 तीनों से रिलेट कर रहा है। वैसे ये B भी इस 1 और इस 2 से रिलेट कर रहा है, और ये C इस 3 से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन तो दिखाई देता है, लेकिन एक डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता है सर। डिसिप्लिन समझ रहे हो ना, कि A तीनों के साथ रिलेट है, चलो ठीक है रिलेशन है, लेकिन फंक्शन भी तीनों के साथ करेगा क्या? फंक्शन तो तीनों के साथ नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना, बड़ी बात है, समझना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रकार से कि भाई ये मान लीजिए ई मैं ले लेता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, और ये आपका इस प्रकार से एफ इसके साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो सर डिसिप्लिन नहीं है। अब वो डिसिप्लिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है सर, उसके बारे में आप समझोगे जब मान लीजिए मैं इस तरीके से यहाँ पर एक लेता हूँ। इस बार मान लीजिए मैं ले लिया कि भाई A B C, हमारे पास ये तीन सेट A के एलिमेंट है, और सेट B के एलिमेंट में इस बार ले रहा हूँ, मान लीजिए ले लेते हैं 4 या फिर 5 6 7, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई A इस 6 के साथ रिलेट कर रहा है, B इस 5 के साथ रिलेट कर रहा है, और C इस 7 के साथ रिलेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा डिसिप्लिन हमें दिखाई देता है कि भाई A 6 के साथ रिलेट कर रहा है और 6 A के साथ, B 5 के साथ 5 B के साथ, C 7 के साथ 7 C के साथ मैपिंग में है। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है, हम इसी चीज़ को फंक्शन बोलते हैं सर। कहने का मतलब ये है, अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हमें किस प्रकार से मिलेगी, जरा उसकी बात कर लेते हैं एक बार। फंक्शन हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनको समझ में आएगा काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले वो हम ये लिखने वाले हैं कि अ रिलेशन इज अ फंक्शन। देखिए किस प्रकार से अ रिलेशन आर हम बोल देते हैं, भाई आर कोई रिलेशन है हमारा A to B इज कॉल्ड फंक्शन a relation R A to B is called function
इफ ईच एलिमेंट of A has unique image in B। ठीक है, ईच एलिमेंट, जब हम रिलेशन में पढ़ते थे तो आप देखते थे कि भाई ए एक सेट है और एक बी से, ए सेट से बी में कोई रिलेशन है आपका, ठीक है, तो वो क्या होता था कि भाई आपका जो ए के सारे एलिमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो सारे एलिमेंट मैप करें ए के, मतलब ए टू बी रिलेशन लिखा हुआ है और ए के सारे एलिमेंट, ऐसा जरूरी नहीं था कि इसके सारे एलिमेंट यहां जाकर के मैप करें, लेकिन यहां पर फंक्शन में ये चीज नेसेसरी है कि सर ए के जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं उन सब का मैप करना बेहद जरूरी है, और वो भी यूनिकली। मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से, मैं कह दूं कि भैया ये ए है और ये बी है, यहाँ पर आपका ये एलिमेंट 1 2 3 है और ये ए बी सी कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इसका हर एलिमेंट का मैप करना बेहद जरूरी है, ए का बी के साथ, मान लो 2 का, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो ए के सारे एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पर यूनिकली सभी से मैप कर रहे हैं, तो तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर ए का कोई एलिमेंट बच गया तो मतलब वो फंक्शन नहीं है सर, सबसे पहली बात, वो फंक्शन नहीं हो सकता। और डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय फंक्शन को हम एफ लगाएंगे, एफ ए टू बी, बस यहाँ पर हमारा आर आता था, अब यहाँ पर एफ आएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम और दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा करते थे कि भाई ए से रिलेशन है बी में, वैसे यहाँ भी आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से कि भाई आपका यहाँ पर फंक्शन हो रहा है ए से बी में, कुछ प्रकार से फंक्शन लगा हुआ है एक, ये एफ, इस तरीके से, तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो फंक्शन होता है कोई भी, अब फंक्शन कोई क्या होगा समझिए, देखिए फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम कहें कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये एक फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इस फंक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो y है सर ये डिपेंडेंट है, ये y किस पर है, ये कि y डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो आपका यहाँ पर x है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों भाई? समझिए इस चीज को कि ये y जो है डिपेंडेंट है किस पर, x की वैल्यू पर, मतलब हम जो भी यहाँ x की वैल्यू डालेंगे उस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसलिए y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख दूं कि y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ना y डिपेंडेंट है ना x डिपेंडेंट है, यहाँ पर दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें सेम है, ये भी और ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मतलब अलग है सर। यहाँ पर आपका ये y जो है डिपेंडेंट हो जाता है और x इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों ही आपके न डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है कि एक रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं, जो उसमें कोई डिसिप्लिन आ जाए। वो डिसिप्लिन क्या है सर कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, मतलब उसकी यूनिक इमेज होगी बी के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ए का कोई एलिमेंट बचेगा भी नहीं, ठीक है। ईच एलिमेंट लिखा हुआ है ना, ईच एक एक लाइन का मतलब है ईच एलिमेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब हमने फंक्शन के डेफिनेशन को समझ लिया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि भैया ए की जो है यूनिक इमेज होगी बी के अंदर, और ए की इमेज होगी, ऐसा नहीं है कि अलग हो। यूनिक का मतलब क्या है, एक इमेज, मतलब एक की बी पे इमेज अब नहीं हो सकती, इस एक की बी पर इमेज अब नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए जरा अब इसको हम मिटा देते हैं और हम अब पता करते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से हम निकालेंगे। मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है ए टू बी, डिफाइन है कोई फंक्शन ए टू बी, सपोज कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है। सबसे पहले हेडिंग बदलते हैं, देखिए नोट आपको स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ नोट मत करिए, मैं आपको हर बार टाइम दूंगा नोट करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ फंक्शंस, देखिए अब मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, हमारा कोई फंक्शन f लगा हुआ है और वो हमारा a टू बी डिफाइन है कुछ इस प्रकार से, हमारा फंक्शन a टू बी डिफाइन है।
अब ये जो हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, इसमें मान लीजिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, ये तो सेट ही है एक प्रकार से, ए तो वो आपका n है, और मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है आपका, वो हम मान लेते हैं m। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे आपके, वो आपके होंगे n की पावर m, सिंपल। ठीक है, जो आपके नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो होंगे हमारे n की पावर m। ठीक है, तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इसको ये आपको सोल्व करना है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है a टू b, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मैं देता हूँ आपको 2, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ये आपके हैं 3। तो आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब हमें यहाँ पर ये छोटी सी चीज़ थी, आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ को हमें याद भी रखना है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार है ना, उसमें आपका एमसीक्यूज में बन जाता है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप भाई जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बेहद जरूरी है यहाँ से कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर, हमें 2 चीज़ें और सीखनी है। एक तो हमें सीखना रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, और दूसरा हमें सीखना है रियल फंक्शन क्या है। चलिए, ये हमारी हेडिंग होगी यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन की, और ये यहाँ पर हमारी हेडिंग होगी रियल फंक्शन की। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सर, मान लीजिए हमारे को फंक्शन डिफाइन है एफ ए टू बी, तो जो आपका बी है, जो सेट बी है, अगर वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखिए यहाँ पर इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी, ठीक है, या फिर लिखिए अ फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी रियल वैल्यूड, इज सेट टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन if set B is subset of R, और R आपका यहाँ पर क्या है सर, R आपका यहाँ पर ऑल रियल फंक्शन या फिर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है सर, समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई कोई भी फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन कब कहा जाएगा, वो रियल वैल्यूड फंक्शन तब कहा जाएगा जब जो आपके देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एफ ए टू बी इस सेट टू बी रियल वैल्यूड, कब, जब आपका सेट बी जो होगा यहाँ पर, ये जो सेट बी होगा ये हमारा रियल नंबर का सबसेट हो। ये हमारा क्या होगा सर, रियल नंबर का सबसेट होगा। चलिए, अब कोई फंक्शन रियल फंक्शन कब कहा जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई फंक्शन रियल फंक्शन कब कहा जाएगा इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात ये आएगी हमारे सामने निकल करके। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या आएगी हमारे सामने निकल करके कि भाई जब कोई हमारा कोई फंक्शन होगा, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी रियल, इज सेट टू बी रियल फंक्शन। ठीक है, तो लिखिए अ फंक्शन एफ ए टू बी is said to be a real function if a and b, if both a and b, if both a and b are subset of R, और आप R आपको यहाँ पर पता है क्या है, रियल नंबर का सेट है। मतलब कहने का ये है कि जब कोई फंक्शन आपका
रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन रियल फंक्शन होते हैं सर, ठीक है। और हम रियल फंक्शंस का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और हम देखेंगे भी काफ़ी सारे फंक्शंस के ग्राफ्स यहाँ पर। तो जब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हम रियल फंक्शंस के बारे में जो सीखने वाले हैं सर, वो क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक प्रकार से ये छोटा सा ना रिप्रेजेंटेशन है। अभी क्या रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में बात करते हैं, तो नोट करके लिख सकते हो सर। देखिए, लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे। अगर कोई ग्राफ किसी प्लेन में है या कोई कर्व है किसी प्लेन के अंदर, उसको हम रियल फंक्शन का ग्राफ कब बोलेंगे? अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर और वो उस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रही है, तो मतलब वो ग्राफ आपका क्या है? रियल फंक्शन का ग्राफ है सर। कुछ प्रकार से देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये हमने एक एक्स प्लेन ले लिया है, कोऑर्डिनेट प्लेन, और यहाँ पर हमारा ग्राफ है, ठीक है। सपोज ये ग्राफ इस प्रकार से है। अब मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी, आप इस कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार काटेगी। कोई और दूसरा ग्राफ ले लेते हैं हम, तो ऐसे में ये जो ग्राफ होगा सर हमारा रियल फंक्शन का ग्राफ होगा। ये कैसा ग्राफ होगा? ये रियल फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। ये ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन है आपका। आगे बढ़ते हैं। सपोज अब एक और ग्राफ हम ले लेते हैं कुछ प्रकार से, और यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो कर्व कुछ इस प्रकार से जा रहा है, मान लो सपोज। तो यहां पर भी आपको जो है क्या करनी है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और वो वर्टिकल लाइन आप कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए सर, अलोंग एक्स मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस पर। तो आप ये देखोगे कि भाई ये लाइन हमेशा इसको एक ही बार कट करेगी। तो जब इसको एक बार कट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी सर आपका कैसा है? ये भी सर हमारा रियल फंक्शन का ही ग्राफ है। अब सपोज कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाता है, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा कर्व आ जाता है जो कि कुछ प्रकार से दिखता है आपको। मान लीजिए सपोज ये एक कर्व आ गया हमारे पास, और अब आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल लाइन, तो आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये ग्राफ यहाँ पर इस कर्व को 2 बार कट कर रहा है। अगर ये इस ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सर यहाँ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ग्राफ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं, सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे कि भाई अ कर्व इन अ प्लेन, ठीक है, अ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। देखिए, अ कर्व इन अ प्लेन, जो हमने यहाँ पर करा है वही लिखेंगे। अ कर्व, कोई कर्व है किसी प्लेन में, अ कर्व इन अ प्लेन represents the graph of real function a curve in a plane, ठीक है, represents the graph of real function if and only if, यदि और केवल यदि। आई डबल एफ का मतलब होता है if and only if, ठीक है। यदि और केवल यदि क्या हो? if and only if a vertical line cuts the graph cuts the curve once। सिंपल कि एक आपका कर्व होगा किसी प्लेन के अंदर, वो ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन कब कहा जाएगा? जब एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अब वर्टिकल लाइन कट्स कर्व वंस, ठीक है, कट्स द कर्व वंस, ठीक है, सिर्फ एक ही बार उसको कट करेगी, तभी आपका ये पॉसिबल है,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ रियल फंक्शन भी देखे, कुछ प्रकार से कुछ ग्राफ भी समझे हमने यहाँ पर कि किस प्रकार से किसको हम रियल फंक्शन बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो छोटा सा एक प्रॉपर्टी थी रियल फंक्शन की वो आपको समझ में आ गई होगी और आपने इस चीज़ को जो है अपने अंदर आत्मसात भी कर लिया होगा। यहाँ से देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से तो क्वेश्चन बनते हैं। अब बोर्ड एग्जाम की बात करें तो पेपर के बेहद आसान हो जाता है। चलिए अब सर इसी कड़ी में हम समझते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या है। अब हम समझने वाले हैं सर यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पर समझे कांस्टेंट फंक्शन क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि भाई एक आपका यहाँ पर सेट है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 ए और यहाँ पर आपका एक सेट है बी, ठीक है, या फिर इसको ए बी सी मानिए। और यहाँ पर आपको सेट है, सेट बी, इसमें आपका ये एक एलिमेंट है 5 और यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पर जाके बन रही है सर। देखिए अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि सिर्फ फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है क्योंकि ए में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा और ए के हर एलिमेंट की वहाँ पर एक यूनिक इमेज है, मतलब ए के हर एलिमेंट की वो एक यूनिक इमेज बन रही है, ए के 5 के साथ बन रही है, बी की 5 के साथ बन रही है, सी की 5 यूनिक इमेज है हर एलिमेंट की। तो फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हर एलिमेंट की इमेज के लिए आपका 5 ही आ रहा है केवल। तो ऐसा जो फंक्शन होगा आपका वो आपका होता है सर कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है वो? कांस्टेंट फंक्शन होता है, यानी कि यहाँ से ए टू बी अगर हम चेक करें तो आपकी एफ इमेज बन रही है, वो जो एफ इमेज है वो सेम है। तो जब यहाँ पर हर ए की सेम एफ इमेज आपको बी में मिल रही है तो इसका मतलब ये आपका रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। किस प्रकार से डिफाइन होगा, क्या इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपकी कुछ प्रकार से बनेगी कि इफ या फिर कहिए कि अ फंक्शन एफ ए टू बी अगर डिफाइन है, ठीक है, तो इस सेट टू बी is said to be is said to be constant function, is said to be constant function is said to be constant function if each element of A has same f image in B. A function is said to be constant function if each element of A has same f image in B. मतलब कहने का ये है हर ए के हर एलिमेंट की B में सेम f इमेज बनेगी, तो यही आपका क्या कहलाता है सर? कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि आपने जिस तरीके से लिया है यहाँ पर f कोई हमने फंक्शन लिया है a टू बी, f कोई हमने फंक्शन लिया है a टू बी, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो fx होगा वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा कि ये आपका यहाँ पर k हम कांस्टेंट को ले रहे हैं यहाँ पर कि fx इक्वल्स टू k होगा। जहाँ पर आपका ये जो x है, यहाँ पर आपका ये जो x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड k बिलोंग्स टू b। भाई आपका जो x है हर x के लिए, फॉर ऑल का मतलब क्या है? फॉर ऑल x, हर x के लिए जो कि a का एलिमेंट है एक सेम इमेज लाई करेगी जो कि k है और वो आपका b का होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही आपका कांस्टेंट फंक्शन है और यही इसकी डेफिनेशन है। और इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं सर, ये आपके काम आएगी कि यहाँ पर अगर हम बात करें सर कांस्टेंट फंक्शन के डोमेन की, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन तो कुछ भी हो सकता है सर। अगर हम रियल फंक्शन से लगा रहे हैं तो रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसकी रेंज
इसके लिए जो नोटिस करने वाली बात है, इसकी डोमेन तो चलो वेरी करती रहेगी, वो तो जैसे भी दिया जाएगा वो हम निकाल लेंगे। लेकिन अच्छा डोमेन और चलो डोमेन को डोमेन ये भी हम समझाएंगे, लेकिन आप समझिए रेंज क्या है। इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो रेंज ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, ये थोड़ा एक बढ़िया पॉइंट है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट के बारे में आप पहले से जानते हो सर, सेट के वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था इन चीज़ों के बारे में। और सिंगलटन सेट का मतलब होता है जब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं सर सिंगलटन सेट, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका यहाँ पर जो आपको ये चीज़ है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डोमेन की अगर बात करें, डोमेन तो आपका एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर। वो ए जिस भी प्रकार से है, ए अगर हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर पूरी डोमेन हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें तो सर वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज आपका कांस्टेंट फंक्शन के अंदर, क्योंकि एक ही एलिमेंट पर जाके सारी इमेज बननी है, तो कहने का मतलब ये है सर कि वो आपका केवल एक सिंगलटन सेट होगा, एक ही सेट होगा, एक ही एलिमेंट उसके अंदर होगा, ठीक है। तो मुझे पूरी मजा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम ये फंक्शन एक जो चैप्टर है, देखिए बहुत सीरियस चैप्टर है सर। अब सिर्फ अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना हो तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कुछ चीज़ों को ही पढ़ करके यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन हम जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं वो इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छे लेवल पर जो है इस चीज़ को टैकल कर पाएँ, और अपना जेईई और मेंस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से कुछ सीख के जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा, सो इसीलिए हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अगर ये चीज़ें समझ में आई है जो आज हमने इस वीडियो में कवर करी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।